अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। वेलकम टू द शो। हुकूमत को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। अभी 8 फरवरी इलेक्शंस की, मैं तो बरसी कहता हूं, इलेक्शंस की बरसी अभी आनी है। और बैरूनी क्या अंदरूनी क्या मुश्किलात हुकूमत की, वो सबके सामने है। मामलात क्या चल रहे हैं, अभी हम बाहर की बात नहीं करते कि उधर से क्या प्रेशर आ चुका, मजीद क्या आ रहा है और क्या आ जाएगा, क्या हुकूमत उसे काबू कर पाएगी, इसको साइड पर रख दें। तो अंदर की सूरत हाल भी अगर हम देखें, एक तरफ तो दाखिली मामलात की अगर हम बात करें, टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर जो टेंशन्स हैं उनकी बात करें, उससे भी नबर्द आजमाया ना सिर्फ हुकूमत, रियासत पाकिस्तान। और फिर बाद उसके अलावा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक ग्रैंड अलायंस, ऑपोजिशन अलायंस की तरफ जा रही है। तहरीक इंसाफ नहीं कहना चाहिए, ओवरऑल तमाम ऑपोजिशन पार्टीज। मौलाना फजल रहमान वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपना वजन अगर यहाँ पे जिस तरह उन्होंने बातचीत की इस मुलाकात के बाद जो असद कैसर की रिहाइशगाह पर हुई, उस पर कायम रही उनकी जमात, तो मुश्किलात हो जाएंगी हुकूमत के लिए। और शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही उनके घर उनकी अयादत करने, उनका पता लेने चले नहीं गए। वहाँ पर जो बातें हुई उस पर बात करेंगे। आगे क्या सूरत हाल बन सकती है, डेंजरस टाइम्स फॉर गवर्नमेंट, क्या ये दुरुस्त है या फिर निकल आएगी हुकूमत इस गर्दाब से। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ हैं। तज्जिया भी करते हैं और बड़ा तीरे बहदफ होता है तज्जिया। थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब, आपके कीमती वक्त का। मिजाज कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया। अच्छा दुरानी साहब, हम जो बात मौलाना के हवाले से जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि बहुत घाग सियासतदान है, जीरक सियासतदान है और अपना वजन वो ज़्यादातर वहीं पर डालते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा हो। तो ये वाला जो मामला है ऑपोजिशन इत्तेहाद में, अब जो कुछ सीरियसनेस आई है, पीटीआई ने कुछ CBMs की हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जिसमें से गंडापुर साहब से इंतज़ामी इख्तियारात वो जो पार्टी के हैं वो वापस लेना, और फिर उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ हो सकता है वहाँ पे। तो फिर एक जो अभी तक जो सूरत हाल बनी है, ये आगे आपको मजीद चलती नज़र आ रही है? ये कोई MRD तर्ज की मूवमेंट यहाँ से निकल सकती है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल ये है कि भाई साहब, जो ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है वो सिर्फ उसका एक क्राइटेरिया है, वो तमाम पार्टियां जो ऑपोजिशन में मौजूद हैं, जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो तमाम की तमाम उस ग्रैंड ऑपोजिशन के अंदर मौजूद होंगी और होनी चाहिए। ठीक। लेकिन वो पार्टियां, उनके लिए एक प्रीरेक्विजिट है जो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए भी काबिल कबूल इसके अलावा नहीं होगा, कि वो पार्टियां जो 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली को ना मानती हों और वो पार्टियां जो 26वीं तरमीम का हिस्सा ना रही हों, वो यकीनी तौर पे ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन सकती हैं। वो 26वीं तरमीम जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बनने वाली नामुकम्मल पार्लियामेंट के जरिए ये तरमीम की गई हो और इस तरमीम के नतीजे में आईने पाकिस्तान को मुअत्तल कर दिया गया हो। इस तरमीम के जरिए अदलिया के चारों टायर पंचर कर दिए गए हो। इस तरमीम के नतीजे में आइंदा के लिए जमहूरी प्रोसीडिंग्स के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए उस तरमीम के होते हुए, और उस तरमीम को करवाने के जिम्मेदार जो लोग हैं वो ऑपोजिशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये पीटीआई की क्यादत बताए। मैं तो क्योंकि मौलाना उसका हिस्सा है ना सर, 26वीं आईनी तरमीम उनके बगैर कहाँ होनी थी। मौलाना देखे, मौलाना हमारे लीडर मतलब बुजुर्ग हैं और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब तक वो 26वीं तरमीम को डिसओन नहीं करेंगे, और आज की हुकूमत जो है वो 2 पिलर्स पे खड़ी हुई है। नून की हुकूमत एक तरफ पीपल्स पार्टी का पिलर है और दूसरी तरफ ना नजर आने वाला मौलाना का पिलर है, जिसके ऊपर ये हुकूमत चल रही है। बिल्कुल। और 26वीं तरमीम भी इन्हीं 2 के ताउन के बगैर नहीं हो सकती थी, और हमने देखा वो सारा ड्रामा जो होता रहा। बिल्कुल। तो आज की जो सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान का आइन भी मुअत्तल है, पाकिस्तान की जमहूरियत भी मुअत्तल है, और अवाम का हक के वोट जो है वो भी मुअत्तल है। और मैं अगला भी आपको बता दूं कि इस वक्त जो ग्रैंड अलायंस का ये सारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसके पीछे हुकूमत खुद मौजूद है, और वो इस ग्रैंड जो अलायंस की नतीजे में वो अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाना चाहते हैं।
और ये सारा पहले बहुत जनाब तकरीरें होंगी, खिलाफ बातें होंगी और बहुत कुछ होगा और आमद जामद होगी। पीटीआई वाले हमारे दोस्त नए नए आए हैं, लीडर बेचारों का अंदर है, उसे कोई उसकी तक पहुंच नहीं होती किसी की भी, तो उसके बिहाफ के ऊपर ये फोटो ऑप्स पे खुश होके और वो जाके इलेक्शन कमिश्नर के लिए वो नाम दिलवा देंगे इनसे, जिसको वो कबूल कर लेंगे और सारे का सारा अगला निजाम जो है उसका दो भी पटड़ा हो जाएगा। तो ये जो इस वक्त का ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये अपनी मर्जी का साहब, ये तो सारा अलायंस ही तशकीक के दायरे में आ गया जो आप फरमा रहे हैं, और आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त होगा। तशकीक के दायरे में है नहीं। देखें, मुझे आप ये बताएं कि 26वीं तरमीम करवाने की सूरत में 26वीं तरमीम करवाने वाले अगर वो अलायंस को लीड कर सकते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह करें, इमरान खान साहब को पीटीआई की क़यादत से हटाएं और इनमें से किसी को बिठा दें। भाई, जिस बंदे की 20 साल की सियासत जिन दो पार्टियों के खिलाफ है, उन्हीं के खिदमतगारों ने अगर उसकी पार्टी को लीड करना है तो फिर बना लें ये पार्टी। देखें, हमारा तो, मैंने कभी खान साहब का उस वक्त से साथ दिया है जब उन्होंने अवाम के साथ खड़े होके इस मुल्क की रवायती सियासत का बोरिया बिस्तरा गोल करवाया 8 फरवरी। मैं 18 वाले इलेक्शन में उनके साथ नहीं था, मैं 8 फरवरी के इलेक्शन में उनके साथ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं आप पर कर रहा हूं लफ्जों की गोलाबारी और फिर आप ही से मैं मुज़ाकरात की अपील कर रहा हूं। इज इट पॉसिबल सर? देखें, ये जो सारी बातें हैं ना, असल में जब तक कोई फर्द जेल में हो उसके रह, देखें, ये वो जेल है जिसमें खुद हुकूमत कहती है कि ना पेन जा सकता है ना कागज जा सकता है जी, ना कोई वहां जाने वाला बंदा कुछ लिख सकता है। यही जेलें थी जिनके अंदर लोग किताबें लिखा करते थे, तफसीर लिखा करते थे, खत लिखा करते थे। आज की जेल वो है जिसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। उस जेल में से निकलने वाला कोई खत किसका खत है, वो किसने लिखा है, ये इसके बारे में मतलब बट सब बहुत से सवालात हैं। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पीटीआई चेयरमैन पीटीआई को इस वक्त अपनी सियासत का मरकज जो है वो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान हैं जिनके खिलाफ उन्होंने अपनी जद्दोजहद के नतीजे में पूरी कौम को बेदार किया है, उन्हीं के खिलाफ रखना चाहिए। और इस वक्त उन्हें वो फालतू के महाज नहीं खोलने चाहिए जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं है। तो मैं इस चीज में मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या आया है। और अगर उन्होंने मफावत की बात की है, अगर उन्होंने कोई पॉजिटिव, हम भी करते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, देखें जी, अब अफगानिस्तान के इशू के ऊपर, केपीके के इशू के ऊपर, बाकी इश्यूज के ऊपर, मैं तो, आपको पता है, मैं इलेक्शन के दिन से इस चीज का दाई हूँ कि मफावत। बाकी ये है कि सियासी हिकमत अमली क्या बनानी चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, ये अब जैसे मेरा एतराज है जो 2 नुकात जिनके ऊपर इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए वो खुद इमरान की सोच की नफी थी। भाई, 8 के इलेक्शन को आप तस्लीम नहीं करते, 26वीं तरमीम को आप तस्लीम नहीं करते, उसके बाद जो है आप 9 मई का कमीशन बनवाना चाह रहे हैं और 26 का कमीशन बनवाना चाह रहे हैं। इस हुकूमत से, उसी अतार के लौटे से दुआ लेते हैं, बीमार हुए जिसके तब। मतलब ये है कि इस हुकूमत को से जो शुक्र करे हुकूमत ने कमीशन नहीं बना दिया, वो बना देती तो वो 15 दिन में उससे फैसला भी ले लेती। ये तो काबिल एहतराम दुरानी साहब, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है। हुकूमत इमरान खान चीफ जस्टिस को खत लिखा, फिर जनरल साहब से सलार पाकिस्तान को खत लिखा। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है इसमें आलमी इदारों के सामने भी ये मामला उठाने का अगला स्टेप है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। इसके नतीजे क्या होंगे? देखें जी, मैं ये समझता हूं कि आलमी इदारों के खिलाफ हुकूमत ने इस इशू को उठाया हुआ है इस तरीके से कि पाकिस्तान वाहिद जमहूरी मुल्क है जिसका ऑपोजिशन लीडर जो है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी की क़यादत जो है इस वक्त जेल में। हुकूमत अगर चाहती है कि बैनुल अक़वामी इंटरफेरेंस ना हो, और मैं इसके हक में हूं कि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुनियादी जमहूरी
जो तकाजे हैं उनको पूरा करें और बुनियादी इंसानी हकूक की जो आप तौहीन कर रहे हैं उसको बंद करें और दुनिया के अंदर एक जमहूरी मुल्क की तरह जमहूरी हकूक दें। यही पार्टी थी ना जो मतलब मौजूदा हुकूमत के आने से पहले जो है पॉपुलैरिटी के ग्राफ नीचे गिरे हुए थे। जी जी देखें, आपने जेल में डाल के इमरान खान की सियासत को मकबूलियत दी है, आपने अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी को बुलाया है, आपने मुल्क का बैनुल अक़वामी इमेज जो है उसको खराब किया है, आपने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया है। सब सियासी लोगों को छोड़ दें, सामने बिठाएं। थैंक यू वेरी मच जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कामरान मुर्तज़ा साहब ने अब हमें ज्वाइन किया, उनसे भी जरा जान लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो उन्हें आके मिले हैं और उससे पहले ऑपोजिशन अलायंस की जो बातें हो रही हैं उसमें कितनी सीरियसनेस है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI फे के सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा, एक असद कैसर साहब की तरफ मुलाकात हुई, मौलाना साहब वहाँ पर मौजूद थे और मतलब इट वाज ह्यूज, जो मौलाना साहब ने नए इलेक्शंस की डिमांड भी की वहाँ पे और उससे लगा कि आगे मजीद मिलकर चलने पर इत्तफाक हो सकता है। लेकिन उसके बाद वजीर आजम साहब जो मिले फजलुर रहमान साहब से, कुछ उसका शेयर कीजिएगा सर। यकीनी तौर पर यही कहने आए होंगे कि आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन इत्तेहाद में ना जाइए। मेरा ख्याल है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कह सकते मौलाना साहब को कि क्या चाहिए। मैं जब से मौलाना को जानता हूँ, हम में से या किसी और में से कोई शायद आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा जिसने मौलाना से पूछा हो कि क्या चाहिए या ये मतलब थोड़ा सा सेनेटर साहब उन्वाने शाइस्ता कहा होगा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उन्वाने शाइस्ता मैं कह रहा हूँ कि मतलब शायद उनका ये हो, वजीर आजम का हो, जो भी मतलब है, मगर ये अल्फाज नेगेटिव है। मैं इसको वापस ले लेता हूँ अल्फाज को, इसको यूं कर लेते हैं कि मनाने गए होंगे ना कि आप ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ ना जाएं। हाँ, बहरहाल जो है ना, प्राइम मिनिस्टर आए थे, घर पे आए थे और कोई आपके घर पे आए तो आप क्या मिलने से इनकार कर देते? नहीं, आप तो मिलेंगे ना उससे। और कहा उन्होंने यही है कि एक तो वो इयादत के लिए आए थे, मौलाना पिछले दिनों बीमार रहे हैं, और बाकी जाहिर है जब बैठते हैं तो फिर सियासी बातें भी होती हैं। यकीनन गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होगी कि हम अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ न जाए, मगर वो तो गवर्नमेंट। आपकी पार्टी में सर वैसे मशवरा क्या है, ज्यादा आपको क्या लगता है कि किस तरफ बेहतर वजन आपकी जमात डाले तो वो बेहतर रहेगा, यानी ऑपोजिशन के साथ या ऑपोजिशन से? कोई भी फैसला करने से पहले जो है वो अपनी पार्टी के अदारों से पूछा जाता है जी। तो अभी तक असद कैसर साहब के यहाँ जो इजलास हुआ था उसके बाद पार्टी के अदारों के अंदर कोई ऐसे इजलास नहीं हुए। ठीक, जो अपना डिसीजन मेकिंग जहाँ पे हो सके, जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज है हमारे अंदर, वहाँ पे अभी तक बुलवाया नहीं गया उनको। तो जब डिसीजन मेकिंग बॉडीज को बुलवा लिया जाएगा और वहाँ पे कोई डिसीजन ले लिया जाएगा, देन जो है ना कहा जा सकता है कि जी हाँ हमने डिसाइड कर लिया। कामरान भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त मुल्क की एक ऐसी शख्सियत है जिनके डेरे पे सारे ही सलाम करने जाते हैं, बशमूल हमारे साफियों के भी, तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। हम पूछना आपसे ये चाह रहे हैं कि आप एक सियासतदान इस किस्म के हैं कि जिसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है हमसे, कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात आप देख रहे हैं? देखिए, कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात पहले चली भी थी शायद, और अब फिर जो है ना वो ठंडी हो गई है। वो जब PTI के दोस्तों के कोई राब्ते जिसको कंफर्म करते हैं गंडापुर साहब, जब वो कुछ ज्यादा उसमें रूज पे थे तो उस वक्त ये बात चली थी। और वैसे भी इस मुल्क में मसाइल का हल जो है फेयर और फ्री इलेक्शन है, कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन है, और उसमें जो है जो मुदाखलत हुआ करती है जब से पाकिस्तान बना मासवाए एक आध इलेक्शन के, उस मुदाखलत का खात्मा है। और बाकी पार्टीज के दरमियान भी, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ये बात आपने जो कहा कि पहले भी ये बात चली थी, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने ये रखा था कि अगर अब हम एक अलायंस की तरफ, इत्तेहाद की तरफ जाते भी हैं तो मुतालबात में सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट मुतालबा है वो नए इलेक्शंस का रखा जाए, और तहरीक इंसाफ उस वक्त जुडिशल कमीशन और बाकी चीज़ों पर थी, तो अब एक पेज बन गया है। ये क्या ये दुरुस्त है? ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो छोड़ दी थी PTI ने, जो रखी गई थी उसमें वो चीजें नहीं थी, तो हमको बज़ाहिर ये लगता था कि ये वो इश्यूज नहीं है जिसमें दूसरी पार्टियों का इंटरेस्ट भी शामिल हो। सही।
ये किला या ये बातचीत जिस वक्त पीटीआई के दोस्त आए थे मौलाना के घर, उस वक्त भी रखी गई थी कि ये बाकी चीजें जो है ना वो असल इश्यूज जो है ना, और उसके साथ साथ जो है ये बात भी रखी गई थी कि ये ना हो कि कल दोस्त आगे बढ़े सारे और फिर उसमें से कोई जो है वो अपना स्टीयरिंग काट ले किसी और तरफ। तो ये सारी चीजें हैं अभी तक, मगर अभी तक इत्तेहाद ने भी कोई शक्ल इख्तियार नहीं की है। इत्तेहाद का पहले अपने खतोखाल जो है वाजे होने चाहिए, उसका नज़म वाजे होना चाहिए, उसमें पार्टी कौन कौन होंगी, किस पार्टी का क्या किरदार होगा, किसने क्या करना है, क्या मुतालबात होंगे, आया वो मुतालबात तहरीरी सूरत में होंगे, जुबानी होंगे, कल जिसका चाहे दिल वो कहे कि नहीं जी इसमें ये बात भी शामिल थी, तो ये चीजें तय होनी है। इसने अभी शक्ल सेनेटर साहब आप ये समझते हैं कि मुतालबा वाशगाफ अल्फाज में मौलाना ने जब प्रेस टॉक की असद कैसर साहब के घर से निकल के अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा, तो वो सामने रख दिया कि नए इलेक्शन हम चाहते हैं। अब वो सिर्फ मुतालबे से, तो ये हम सबको पता है कि नए इलेक्शंस की जो डिमांड है वो पूरी तो कोई नहीं कर देगा, कहो जी आपका बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा है पूरे कर देते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, कोई प्रेशर गवर्नमेंट पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये तो कम से कम कंसेंसस होगा ना आपकी जमात में कि फिर इस हवाले से मिलकर चलना, और फिर ये स्ट्रैटेजी जब तक नहीं होगी तब तक ये मुतालबा सिर्फ लिप सर्विस ही है ना। देखिए अभी तक तो मिल के चलने पे जो है ना वो पार्टी के अदारों ने कंसेंट नहीं की हुई। पार्टी के अदारों के साथ ये प्रपोजल आ गई है, मौलाना उनके साथ मिले हैं, वो हमारे साथ मिले हैं, ये बात जो है ना कुक हो रही है, ये एक तरतीब पा रही है, मगर इसके खदोखाल अभी तक फाइनल नहीं हुए। खदोखाल फाइनल होने के लिए पार्टी के अदारों की रजामंदी जरूरी है। मौलाना खुद अकेले जो है शायद ये बात तय न कर पाए। पार्टी के उन अदारों का अभी तक इजलास नहीं बुलवाया। जब थोड़े मजीद खदोखाल वाजे हो जाएंगे फिर पार्टी के अदारों का इजलास बुलवा के मंजूरी ली जाएगी, और फिर उसके बाद जो है ना वो तय किया जाएगा कि आया कोई एजिटेशन होगा या नहीं होगा, मगर पहले कोई नज़म तो बने ना। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके इस कीमती वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट एक दफ़ा स्टार्ट तो है, एक चैंपियंस ट्रॉफी आ गई। अब इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम जो रिकॉर्ड टाइम में बना है और मैचेस शुरू होने लगे हैं। पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की है, जो प्लेइंग 11 है, अभी मैच में क्या टीम उतरेगी वो अलग है, लेकिन सबसे पहले उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मेरे इस सेंस में है कि शौक तो है ना क्रिकेट देखने का, चाहे उतना ना समझ आती हो, लेकिन एक बहुत समझदार बंदा स्टूडियो में मौजूद है, एजाज वसीम बाकी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उनसे जानते हैं। बाकी साहब थैंक यू फॉर कमिंग। मैं सबसे पहले ओपन आपसे करता हूं, तो फिर सबसे पहले ओपनर्स की बात हो जाए। वो 3 ओपनर्स जो अनाउंस किए हैं उसमें बाबर आजम साहब भी आ गए हैं बीच में। मैं इतनी ज़्यादा लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट की शायद ना हो, लेकिन शौक तो हम सारों को है ना एज पाकिस्तानी। मुझे ये खौफ सा आता है कि खुदा ना खास्ता अगर बाबर ओपनिंग में ना चले तो फिर मसला होगा बड़ा। ये ठीक है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने, मुझे ये लगता है कि एक तरह का रिस्क लिया है इमाम उल हक को सिलेक्ट ना करके। अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ द फॉर्म है, उसको सिलेक्ट नहीं किया। सैम अयूब इंजर्ड हुआ है, और जब सैम अयूब की इंजरी हुई है तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया, ये फैसला किया कि हम बाबर आजम को फ़खर जमान के साथ बतौर ओपनर मैदान में उतारते हैं। बाबर टेक्निकली बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और बाबर को ये पोजीशन कहीं ना कहीं सूट भी करती है। आपको भी मालूम है हमारे ओपनर्स 1.5, 2 ओवर, 2.5 ओवर बाद एक ना एक आधी विकेट गिर भी जाती है। रिसेंट पास्ट में साइम और अब्दुल्ला की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पार्टनरशिप लगी है, लेकिन बात वही है, अगर बाबर का विकेट अर्ली ओवर्स में गिर जाता है तो बाकी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, नंबर 7 तक बैट्समैन हम खिलाने जा रहे हैं, तो वो प्रेशर रहेगा। लेकिन क्योंकि माजी में इंडिया ने एक काम किया था, सचिन तेंदुलकर को मिडिल ऑर्डर से उठा के सौरव गंगुली और सहवाग के साथ उन्होंने ओपनर खिलाया था और 4-5 साल वो ओपनर खेले, लेकिन बाद में फिर उनकी पोजीशन चेंज हुई है। रिस्क लिया आकिब जावेद ने, लेकिन क्योंकि आकिब जावेद का सिक्का चल रहा है, वो जो भी फैसला कर रहा है, वो स्पिनर्स के साथ जा रहा है, वो जो विकेटें तैयार करवा रहा है, पाकिस्तान मैचेस जीत रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आकिब जावेद बाबर आजम के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, रिस्की फैसला है। लेकिन एक ये बात भी है कि बाबर आजम सेंचुरी स्कोर नहीं कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्कोर जरूर किया, तो सेंचुरी नहीं आ रही है। शायद कहीं ऐसा सोचा जा रहा है कि सेंचुरी आ जाए बाबर आजम की। अपने होम ग्राउंड है, होम कंडीशन है, प्रेशर ज्यादा होगा। ये भी अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस ट्राई नेशन सीरीज में हमें हमारे कॉम्बिनेशन का पता चल जाएगा। लेकिन सवालात जो सिलेक्शन कमेटी पे आप उठा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो हम सब के दिमाग में वो सवालात हैं।
आई विश कि आकिब जो वो रिस्क लेने जा रहे हैं वो कामयाब हो। कुछ प्लेयर्स जो कि यूजुअली ये देखा है कि वो पिछले जो 4-5-6 महीने से चले आ रहे होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे अचानक नाम बीच में आ गए हैं कि जो थे ही नहीं कहीं पे, वो अचानक ही बीच में से। बिल्कुल, राना फहीम अशरफ कहीं पे भी नहीं थे, आमिर जमाल थे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर राना फहीम अशरफ की सिलेक्शन हुई, खुशदिल शाह की सिलेक्शन भी लास्ट मोमेंट पे हुई, सऊद शकील की। अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने सऊद शकील को रखना था पाकिस्तानी टीम में तो उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाते, उसको साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे, कमजोर हरीफ था, वहां खिलाते। रेड बॉल से आपने व्हाइट बॉल की तरफ टीम को ले आए, लेकिन क्योंकि अकबर आकिब जावेद जो डिसीजन ले रहा है, जब से मोहसिन नकवी साहब उसको लेके आए हैं, उसके आने की वजह से पाकिस्तान टीम जीत के ट्रैक पे वापस आई है। हम वो टीम है जो ठीक 3 महीने पहले बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी में 2 टेस्ट मैचेस हारे, और इनका उस दिन शायद ये बात भी कर रहे थे भाट साहब कि हमने लो लेवल टच किया, और ये बात सच है, हम पाकिस्तानियों को माननी चाहिए कि आप पिंडी में बांग्लादेश से लगातार 2 टेस्ट मैचेस हारे, वो डिजास्टर था। उसके बाद आकिब आए, आकिब ने आके चीजों को तब्दील किया, तो हमें अब ट्रस्ट करना चाहिए। अब जो 15 अनाउंस हो चुके हैं, हमें उनके साथ जाना चाहिए। काबिल एहतराम एजाज वसीम बाकरी साहब, पहले तो आपको स्टूडियो में खुश आमदीद। थैंक यू सर। दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कम वक्त में कज़ाफी स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है, दुनिया क्रिकेट का मेरा ख्याल है ये मुनफरद रिकॉर्ड जो है ये हो चुका है। और यार इंडियन मीडिया अब कहाँ है जो कहता था मुझे स्टेडियम दिखाओ, इन्हें नहीं बनना। यू रिमेंबर सर, उसी बात पे तो सारा दिन बन गया स्टेडियम, लो जी आ गई, पैसे खर्चे हैं, पैसे खर्चे हैं, पैसे खर्चे, स्टेडियम बन गया। अब इंडियन मीडिया को थोड़ी सी अगर शर्म होना, थोड़ी सी तो जरूर इसको शर्म फील करनी चाहिए। लेकिन बाजवा साहब, बाकरी साहब से पूछना यह चाहता हूं कि ये जो काम मुकम्मल हुआ है, बाकरी साहब इस कारकर्दगी पर मोहसिन नकवी को 100 में से कितने नंबर देंगे आप? मेरा जाती ख्याल यह है कि 100 में से 110 नंबर उनको देने इसलिए बनते हैं कि 120 दिनों के अंदर स्टेडियम तैयार हुआ और सिर्फ एक फॉरेन बिल्डिंग बचाएगी। आज जब वर्कर्स के साथ मोहसिन नकवी साहब ने उनको खाना दिया हुआ था, जिन्होंने ये स्टेडियम तैयार किया, तो उन्होंने एक बात बताई कि पीसीबी का स्टाफ कहता था कि जब मेन बिल्डिंग पीसीबी के दफातर गिराए गए तो सब लोग परेशान थे, लेकिन जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनका और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद मोहसिन नकवी ने मॉनिटर की चीज़ों को, और 120 दिन के अंदर कज़ाफी स्टेडियम का तैयार होना ऐसे लगता है कि जिन या भूत आगे बना के चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ये कारनामा किया है, क्योंकि कज़ाफी स्टेडियम 70 की दहाई में जब बना था तो यहाँ झारा और अनोखी की फाइट हुई थी पहली। ये देसी कुश्ती का अखाड़े टाइप का स्टेडियम था। खलाई मखलूक बना गई है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन बन गया है। ये सच है। खलाई मखलूक ने नहीं बनाया भाट साहब, एफडब्ल्यू ने बनाया, बड़ा तेजी से उनका काम होता है। आपने खलाई मखलूक कह दिया। मैं खैर दोबारा कमिंग बैक टू द प्लेइंग 11, बॉलिंग के बारे में आप क्या तज्जिया रखेंगे? द बॉलर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड, और स्पेशली अभी आप जो स्पिनर्स के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो वो ठीक है सिलेक्शन? देखें अकबर, पाकिस्तान ने जो एक स्पिनर खिलाया है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई है। फिर आकिब जावेद ने टीम बनाई है, हमें वो सपोर्ट करना चाहिए, वो जो डिसीजन लेता है वो पाकिस्तान के हक में जाता है। लेकिन अपनी कंडीशन के ऊपर इंडिया ने बुमराह, उनका इंजर्ड है, उन्होंने बुमराह की जगह सिराज की बजाय वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड के अंदर शामिल किया। उनकी टीम में कुलदीप यादव है, उनकी टीम में रवि बिश्नोई है, उन्होंने अपनी टीम के अंदर रविंद्र जडेजा 4 स्पिनर्स को रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 3 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, इंग्लैंड 2 स्पिनर्स 3 स्पिनर के साथ आ रहा है, हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं। और पाकिस्तान टीम इंतजामिया ये कहती है क्योंकि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा पार्ट टाइम स्पिनर है। मेरा जाती ख्याल ये है कि 2023 का जो एशिया कप श्रीलंका में हुआ और जो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, एशियन कंडीशन में हुआ, हमारी और उन जैसी एक जैसी कंडीशन है। वहां पर हमारे फास्ट बॉलर अफगानिस्तान की 272 रन के एवज सिर्फ 2 विकेटें ले सके थे। में बाकी साहब जो जादू देखा है हमने, और हमें बुरी तरह शिकस्त हुई। तो हम स्पिनर्स के ऊपर, हम फास्ट बॉलर्स पर रिलाई करें, उसके पीछे एक साइंस है भाई, वो ये है कि जो इंडिया के साथ जो दुबई में 23 फरवरी का गेम है, वो फास्ट बॉलर की गेम है। पाकिस्तान के टेरर डालना होता है फास्ट बॉलर्स के साथ, क्योंकि जो न्यूयॉर्क में हम इंडिया से मैच आ रहे थे, उस दिन भी हमने इंडिया को 120 पे आउट किया था। तो पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच के लिए, सिर्फ एक मैच के लिए अपने पेस बैटरी बढ़ा दी है, क्योंकि वो ड्रॉप इन विकेट है, ग्रासी विकेट नहीं है, वहां विकेट बना के रखा जाता है। तो उस ड्रॉप इन विकेट का पाकिस्तान इंडिया से एडवांटेज लेना चाहता है, लेकिन लगता यही है कि हमारे फास्ट बॉलर टीम में तो रखते ना यार स्पिनर्स को, आप 15 से ज्यादा रख नहीं सकते हैं। फुल टाइम स्पिनर्स को रखते ना आप टीम में, और फिर पिचेस जैसी आपने, वजह यह है कि हमने अपने बल्लेबाज बढ़ाने की कोशिश की है। हमने पार्ट टाइमर रखे हैं कि ताकि वो 2-4 ओवर करवा के हमें दे सकते हैं। हम अपनी फास्ट बॉलिंग पे जा रहे हैं। दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रही है, वो स्पिनर वक्त बताएगा इंडिया के साथ जो मैच है, ओ नहीं हारना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी बाकी टीम सारा कुछ है, इंडिया वाला मैच जो है ना, नहीं अकबर
पर हमें इंडिया वाले मैच के अलावा हमें अपनी चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में हो रही है और हमें सेमीफाइनल लाजमी खेलना चाहिए। यही मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा बाकरी साहब के न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल ने भी कहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है ट्राई सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी में वो मुतवाज़न है। तो आप ही से मैं यही बात पूछना चाहता हूं कि आप चैंपियन ट्रॉफी के इवेंट को देखें और दूसरे ट्राई सीरीज को देखें, कामयाबी जो है कितने फीसद आपको नजर आ रही है? हम रेस में कहां दौड़ रहे हैं इस स्क्वाड के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान का है? क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए, हम 3 वनडे सीरीज जीतने के बाद इस टूर्नामेंट के अंदर एंटर हो रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को 3-0 हराया, जिम्बाब्वे को हराया। तो हम जीत के साथ उतरने जा रहे हैं मैदान में। एक काम करें, बाबर और फखर और रिजवान अगर ये तीनों स्कोर करते हैं, एक बात आप दोनों याद रखिएगा, यहां पर अगर आप पहले बॉलिंग करेंगे तो आपको 350 350 रन पड़ेगा और आपने फिर बैटिंग के साथ वो करने भी हैं। तो अगर आपने पहले बैटिंग करनी है तो किसी भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते, आपको 300-350 रन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बैटिंग पैराडाइज विकेटें हैं पाकिस्तान की। स्पिनर्स को मदद मिलेगी और जो रात को टीम बॉलिंग करेगी वो भी स्ट्रगल करेगी, क्योंकि अभी भी सर्दी है, ड्यू फैक्टर पड़ेगा, गेंद बार बार गीला होता है, खुश्क होता है, बॉलर की ग्रिप नहीं बनती है। अब पाकिस्तान फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है। आकिब ने ये जो फैसला किया है, देखते हैं, अल्लाह करे ये कामयाब हो। अल्लाह करे ये कामयाब हो। वैसे मुझे एक साथ छोटी सी परेशानी और भी लगी हुई कि यार सर्दियां खत्म हो गई हैं। लाहौर में क्या सर्दी पड़ती होती थी इन दिनों के, और अब इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे मौसम सा आ गया हुआ। खैर, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो बयान दिया कि अमेरिका कैन टेक ओवर गाजा, और वहां पे जो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होनी है वो नए सिरे से बनना है। जो हाल उसका कर दिया है, वहां पे बहुत सारे अनडेटोनेटेड म्यूनिशंस पड़े हुए हैं, रबल, वो मलबा सब वहां पे पड़ा हुआ है। ये साफ करना और दोबारा वहां पे रिहेबिलिटेट करना फलस्तीनियों को कोई आसान काम नहीं है। नॉनदलेस मिडल ईस्ट के हवाले से ये बड़ी एक ऐसी तब्दील शुदा पॉलिसी है जो हमने नहीं देखी। अमरीकी सुदूर के बयानात तो बहुत से आते रहे हैं इससे पहले, और वो रेप्रोशमा की तरफ, वो आपस में 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ, या इन दोनों को ठंडा रखने की तरफ बड़ी बड़ी कोशिशें और बड़ी बड़ी पॉलिसीज आई हैं, लेकिन उसका असर नहीं हुआ कोई खास। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। मैं 2 सवाल सरदस्त आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें से पहला तो ये है कि आपके ख्याल में ये जो ऑफर है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की, जो कि वो कह रहे हैं कि एक अबूरी अरेंजमेंट है, ये परमानेंट नहीं है, इसका क्या फलस्तीनियों को गाजा में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनको नुकसान है? 1 सेकंड ये कि मुझे तो ये डुएबल सोल्यूशन लग रहा है, आप क्या फरमाइएगा इस पे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि अव्वल तो जो स्टेटमेंट इन्होंने दी, और इट वाज ए बम शेल अगर देखा जाए तो इट वाज के उससे ये है कि बहुत सारी लोग शॉक हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी शॉक हुई, और जिस तरीके से और देखें ये सिंपल सी बात है कि अगर आप ऐसा करते हैं, दिस इज द वायलेशन ऑफ जेनेवा एकॉर्ड का आर्टिकल 49 है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ऑक्युपाइड टेरिटरीज में यू कैन नॉट फोर्स, लोगों को वहां से डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो इट इज ए वार क्राइम के जिम्मे में ये चीज आती है। और इसके साथ उन्होंने एक और चर्चा भी छोड़ा कि नेक्स्ट 4 वीक्स में हम एक वेस्ट बैंक पे डिसीजन देंगे। लेकिन देखिए कि जो आज की स्टेटमेंट है, तो उसको जिस तरह CNN ने रिपोर्ट किया कि डबल्स डाउन, कि उन्होंने इसको रीइंफोर्स किया कि हमारे अज़ाइम यही है, हम इसको टेक ओवर करेंगे। और जिस तरीके से टेक ओवर का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में हम देखें तो एक कोशिश की जा रही है फॉर ग्रेटर इजराइल या कि रीड्राइंग द मैप ऑफ द मिडिल ईस्ट, तो वो है। लेकिन जिस तरीके से अप्रोच अगर हम देखें कि जिस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच, अब लोगों ने कहा कि एक तो इनके अज़ाइम है टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात हो रही है, लोग ये भी कहते हैं। बहुत माजरत, मैं आपकी बात से ही बीच में एक सवाल आ गया, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। ये पहले कौन से अकॉर्ड इजराइल मानता है, या अमेरिका मानता है, या फिर वॉर क्राइम्स पे कौन सी अदालतों के अंदर केसेस चल गए हैं? और आगे चलने की भी कोई उम्मीद हो तो फिर भी बात है ना, वो भी नहीं होना सर। एक सोल्यूशन यहाँ पे, और फिर बहाल करना वहां पे, दोबारा बसाना उस जगह पे ले जाके जो कि खंडरात से भी बदतर हो चुकी हुई है। वहां पे अभी भी वो म्यूनिशंस कुछ ऐसे दबे पड़े हैं, किसी भी टाइम धमाका हो जाए, उस सबको क्लियर करना ये कुछ छोटा काम तो नहीं है। नहीं जी, एक तो चीज है डबल स्टैंडर्ड्स की बात है, अपने मफादात देख रहे हैं। क्योंकि देखें ना, जब आप देखें कि इजराइल के लोगों की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट किया है कि नोबडी इज विलिंग टू लीव दैट डिस्ट्रॉयड स्ट्रिप ऑफ लैंड, वो उनकी अटैचमेंट है। आपको याद हो नकबा हुआ था 1948 में,
जब इजरायलीज को अकोमोडेट करने के लिए 7.5 लाख फलस्तीनी उस वक्त निकाल दिए गए थे। अब 2.3 मिलियन है, बहुत सारे शहीद भी हुए। उनको आप चाहते हैं जॉर्डन चले जाएं, इजिप्ट चले जाएं, तो ये एनेक्स कर दें सब्सिक्वेंटली, तो अल्टीमेट अजाइम तो वो है, तो ये कभी किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। देखें इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगी रीजन में। एक तो ये है कि एक तो आपने ये थपकी दे रहे हैं रशिया को भी और चाइना को भी, जाएं जो मर्जी आप कर लें। सेकंड ये है कि एक किस्म की जो हेट्रेड जो यूएसए के अगेंस्ट थी अब इसमें मजीद बढ़ेगी, और जो ग्रुप्स कम थे अभी जो अपोज कर रहे थे, लाइक हमास था, हिजबुल्ला या हुतीस थे, और हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप क्रिएट होंगे जो इनके अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगे। तो इसके अलावा देखें कि जो सीज फायर अभी रिसेंटली हुआ, दैट विल बी इन डेंजर, क्योंकि अभी देखें फेज 2 इस फेज 1 में बात करनी थी, जिसका मतलब था कि फेज 2 में इजराइल ने वहां से विड्रॉ करना था। अब तो उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है कि इसका क्या होगा। तो मेरा ख्याल में कि ये चीजें काबिल कबूल किसी सूरत में नहीं होंगी जिस तरीके से हमने अभी इंतहाई काबिल एहतराम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, आपकी गुफ्तगू और अकबर बाजवा साहब की जो मैंने गुफ्तगू अभी सुनी है, मुझे तो आसान ज़बान में ये समझा दें कि क्या आप दोनों की गुफ्तगू से ये लग रहा है कि इस वक्त ग्रेटर इसराइल के क़याम की कोशिश शुरू हो चुकी है? और दूसरी बात पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि क्या आप मशरक़ वस्ता में नई जंग की शुरुआत देख रहे हैं या कुछ नहीं, सब अच्छा है? देखें अगर ऐसा ये इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो एक नए कन्फ्लिक्ट होगी, वो जो स्टार्ट होंगे मिडिल ईस्ट में। ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो इजिप्ट होगा या जॉर्डन है जिस पे इनको प्रेशराइज कर रहे हैं। सऊदीज ने तो क्लियर कट कह दिया कि टू नेशन जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है। अमेरिका में मेजॉरिटी है, यूरोप वाले हैं, देखें जो इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज है, यूके है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस, इन्होंने कहा ये काबिल कबूल नहीं। सो आपकी बात बिल्कुल सही है, इट इज ए स्टेप फॉरवर्ड। अभी इनको कहते हैं, देखें अमेरिका में जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, नियो कॉन्स कहते हैं, न्यू कंजर्वेटिव्स, जो समझते हैं कि हमें जो है एक रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, रोबस्ट नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और हमें दुनिया में इंटरफेयर करना चाहिए जहाँ पे ह्यूमन राइट्स, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, डेमोक्रेसी खतरे में है, वहां जाके हमें ऑर्डर रिस्टोर करना चाहिए। सो बिलीव कंजर्वेटिव से भी ये आगे निकल गए हैं, अपनी वो चाहते हैं चीजें डिक्टेट हो। यानी कि अमेरिका बाज नहीं आता तो नई जंग की शुरुआत हो सकती है, आप एग्री हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही होगा। देखें इसमें खाली हमास नहीं होगी, फिर ये बहुत सारे ममालिक इसमें आ जाएंगे। आप देखें कि चाइना भी ये एक्सेप्ट नहीं, चाइना भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, रशिया भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखें ना अभी वो डिक्टेट करवा रहे हैं, जंग में तो नहीं आ सकते ना सर, मनमानी कर रहे हैं। जंग में तो वो नहीं आएंगे, वो चलें ठीक है, वो स्टेटमेंट्स दे देंगे, उसका कहीं और कोई इंपैक्ट उसका ये होगा कि हीटेड अप हो जाएंगे रिलेशनशिप्स, लेकिन वो जंग में तो नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होने लगे। ईरान को पहले तकरीबन न्यूट्रलाइज कर लिया फलस्तीन ने, इजराइल ने। हम बिल्कुल ठीक बात है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, जो जुल्म उन्होंने वहां पर किया गाजा के अंदर। लेकिन बात यह है कि पावरफुल तो वो है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में से किसी एक मुल्क से आपको उम्मीद है? बात यह है, अगर देखें इजराइल को अकेले अगर छोड़ दें तो वो कभी लड़ ही नहीं सकते जी। तो उन्होंने जो डिस्ट्रॉय करना था वो नहीं कर सके, हमास तो रीग्रुप होकर तैयार बैठा है। अब अमेरिकन से आते हैं, अगर इनको सपोर्ट करने के लिए, अगर गजा को टेक ओवर करने के लिए, तो मेरा ख्याल में मिडिल ईस्ट में बाकी जो है कि कंट्रीज में जहां ग्रुप बैठे हैं वो इसमें कूद जाएंगे। तो मेरा ख्याल में देखें कि अमेरिका की हिस्ट्री रही है, चाहे वो वियतनाम है, अफगानिस्तान है, इराक है, वहां से हजीमत के साथ वहां से निकला, फिर ठीक है। तो, लेकिन उन ब्रिगेडियर साहब शार्प सवाल और शार्प जवाब दीजिएगा, वक्त मेरा ख्याल है बाजवा भाई के पास खत्म हो गया है। आसिफ जरदारी ने कहा है कि चीन के हम इत्तेहादी हैं, क्या चीन तालिबान हुकूमत पर, टीटीपी पर दबाव डाल सकता है? शार्प जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल डाल सकता है। देखें कि टीटीपी की क्या बात, अफगान तालिबान पर ऑलरेडी उन्होंने दबाव डाला हुआ है, और वो देखें कि चाइना के भी इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, तो अब अफगान तालिबान पे दबाव पड़ेगा, वो टीटीपी पे दबाव डालेंगे। चले, हम उम्मीद रखते हैं कि उस दबाव का कोई नतीजा नजर भी आए और पाकिस्तान में जो बदअमनी फैली हुई है उसमें
तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, जो अबूरी हुकूमत है, जो सेटअप है इस वक्त अफगानिस्तान में, वो करें अपना क्लाउड यूज़। अभी तक क्यों नहीं कर रहे? चलें चीन के बहाने ही कर लें। एनीवेज कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।